तो सीएम अशोक गहलोत को आप अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। सीएम अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। जब उनसे पूछताछ की जाएगी, मीडिया के द्वारा सवाल दागे जाएंगे, तब वो बोलते हुए नजर आएंगे। थोड़ी देर में ही अब आपको सुनाएंगे कि सीएम अशोक गहलोत किन किन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत अभी थोड़ी ही देर में जयपुर से ये सीधे जहां जनसंपर्क कार्यक्रम में। बीजेपी में जो घमासान मचा है, तोड़ फोड़, आगजनी, अर्थी निकालना, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ और शायद पूरा प्रदेश पहली बार देख रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो प्रयास किया जा रहा है गुजरात मॉडल का, वो यहाँ फेल हो गया। गुजरात में आप पूरा मंत्रिमंडल बदल देते हो, पहले काम में कहते हो पूर्व मुख्यमंत्रियों को, आप खुद ही कहते हो टिकट नहीं मांगेंगे हम। ये मैनेजमेंट करते हैं और फिर टिकट मिलता नहीं उनको। तो ये प्रयोग यहाँ इनका कामयाब नहीं हो रहा है। जितने आरोप लग रहे पैसे खाने के, तोड़ फोड़ के, आगजनी के, अर्थी निकालने के, ऐसा मेरे ख्याल से शायद आप एग्री करेंगे, पूरे प्रदेशवासी एग्री करेंगे कि ऐसा माहौल कभी राजस्थान देखा नहीं हमने, किसी पार्टी में नहीं देखा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये क्यों हुआ है, इसका रिसर्च करने की बात है। मैंने पहले भी कहा, भाई मेरे कारण ना वसुंधरा जी को तकलीफ होनी चाहिए पार्टी में, पर मैं देख रहा हूँ वसुंधरा जी को तो है ही है, कैलाश मेघवाल जी को हुई है। जिसने मेरे बारे में अगर अपनी ओपिनियन भी दे दी, क्या एक मुख्यमंत्री के बारे में किसी एमएलए का हक नहीं है, चाहे किसी पार्टी का हो। अगर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा व्यवहार है हम लोगों का आपस के अंदर, भाईचारा आपस के अंदर है, जो होना चाहिए पक्ष विपक्ष के अंदर, सजा क्यों मिले? अब मिल गई जीजी को जोधपुर के अंदर, क्या कसूर उनका? यही है, 2 बार कमेंट कर दी मेरे बारे में, मुझे आशीर्वाद दे दिया, अच्छी कमेंट कर दिए, इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए उनको, सम्मान तो मिलना चाहिए था उनको। उम्र उनकी हुई है, इसमें कोई दोहरा नहीं, तो इस उम्र के लोग और भी टिकट ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है जिस प्रकार बीजेपी की अप्रोच है, वो अपने आप में इस बात का प्रतीक है। 7 मेंबर पार्लियामेंट को इन्होंने उतार दिया मैदान के अंदर। क्या उनका एक कार्यकर्ता का नहीं था 5 साल काम करने वाला? इसका मतलब इतने घबराए हुए हो। राजस्थान में जो सरकार ने काम किए हैं, वो भी इतिहास बन गया है। मेरे ख्याल से, मेरे खुद के अनुभव से मैं कह सकता हूँ, इस बार गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं, जिसकी चर्चा राजस्थान में नहीं, पहली बार राजस्थान चर्चा में आ गया देश भर के अंदर, हर राज्य के अंदर पहली बार। अब पता कर लीजिए, पहली बार राजस्थान में जो स्कीम आई है, जो कानून पास किए हैं, इंग्लिश स्कूल खोल दिए, मान लीजिए इंग्लिश स्कूल खोल दिए, ग्रामीण ओलंपिक करवा दिए, 25 लाख का बीमा दे दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कुछ बात। एक प्रकार का एक्ट बना दिया हमने, जो हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया के आर्टिकल आ रहे दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया को ऐसा रास्ता में जो गिग वर्कर्स का एक्ट बना है, ऐसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बने और दुनिया के मुल्कों में बने। राजस्थान का नाम लेकर के कहीं कोई आर्टिकल एक्सप्रेस के अंदर, आप सोच सकते हो कि हम सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। इस माहौल में राजस्थान में जो स्कीम आई है, सोशल सिक्योरिटी की आई है, छात्रों के लिए आई है, युवाओं के लिए आई है, किसानों के लिए अलग बजट पेश किया है। कई काम, अनेकों काम ऐसे हैं जहां हम लोग राजस्थान नंबर टॉप पर है देश में। आईटी भी क्यों नहीं हो, आईटी में नंबर 1 पर है। दूध के उत्पादन नंबर 1 पे आ गए हम लोग। 5 रुपए हमने दिए पशुपालकों को, हौसला अफजाई उनकी करी, कुछ उनको पुश किया, हेल्प की, महंगे को देखते हुए। आज देश भर के अंदर, पहले यूपी था, अब राजस्थान नंबर 1 पर है।
ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे आपको, जैसे लगता है हमारी स्कीमों का लाभ भी और स्कीमें प्रदेश के हर घर में पहुंच गई है, हर गांव के घर में पहुंच गई है। ये माहौल है। शहरों के अंदर ये जरूर हिंदू मुस्लिम करके बिगाड़ते माहौल, सबक सिखा देगी जनता शहर की बीच को। पर आप जाएंगे गांव के अंदर तो लगेगा आपको आंधी चल रही है, कांग्रेस की आंधी चल रही है। और शहरों के गलियों में जाओगे, पहाड़ों में जाओगे तो लोग कन्विंस है कि यहाँ पर जो काम इस बार हुआ सरकार का, इतना आज तक कभी नहीं हुआ। इसका मायने है कि इस बार सरकार माई बाप जनता है। लगता है इस बार सरकार इस बार बदलेगी और इस बार सरकार कांग्रेस की बनाएगी, यहाँ की जनता मुझे लगता है। और वही माहौल लेके हम चल रहे हैं प्रदेश के अंदर। हमारी टिकटों के 2 लिस्ट आ चुकी हैं, आप देखिएगा। सब कार्यकर्ता कन्विंस है, टिकट एक मिलता है, वो जानता है। गलती हमसे भी हो सकती है, कितनी कोशिश कर लो, तभी जो फैसले होते हैं पार्टियों में अंदर कुछ कमी रह जाती है। हम लोग उनको भरपाई करेंगे, हमने तय कर लिया है। इस बार ट्रैकिंग करेंगे हम कार्यकर्ताओं का काम का भी। चुनाव में काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, नेता काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस क्या हो रही है उनकी हमने कह दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में तय कर लिया हमने। इस बार पहले ही तय कर लो कि भाई किन किन कार्यकर्ताओं ने क्या भूमिका अदा करी चुनाव के अंदर भी और पार्टी के लिए क्या काम किया। हम उनको सब तो संतुष्ट कभी हो ही नहीं सकते दुनिया के अंदर। हम अधिकांश लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद में भी। ये हमने सोच रखी है और हमारी पार्टी में अच्छा माहौल है। हम सब पार्टी में एकजुट हैं। टिकटों के वितरण में आप देख रहे हो, कोई शिकायत नहीं कर सकता, सबकी राय से टिकट मिल रहे हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने तय किया है और मैं समझता हूँ उसमें हम कामयाब होंगे। सूर सागर के लिए कुछ कहेंगे साहब? जैसे आप बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम होती है बीजेपी कांग्रेस। सूर सागर हो चाहे वो कोई इलाका हो, अभी तो टिकट मिलना बाकी है, टिकट होंगे टिकट। पर मैंने कहा आपको कि वो तो लिस्ट दिल्ली से आएंगी, थोड़ा इंतजार कीजिए आप लोग भी। सर 8 दिन मैं नहीं कह सकता भाई, ये तो दिल्ली करती है, हाईकमांड करता है। सीएम साहब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कहा था कि मैं तो फकीर हूँ, इस बयान के क्या मायने? भाई जोधपुर वाले गवाह हैं, जोधपुर वाले तो मेरी फकीरी को देख चुके बचपन से ही। 40 साल में रुकता हूँ सर्किट हाउस के अंदर। 1 इंच जमीन खरीदी नहीं थी मैंने जिंदगी के अंदर। 1 ग्राम तोला सोना नहीं खरीदा मैंने अपने लिए। 90,000 का एक चेक जरूर काटा था बेटी की शादी के अंदर। मैंने यही बात कही थी वहां दिल्ली के अंदर। और एक एमएलए एमपी को जो मिलते हैं फ्लैट, तो 15-20 साल तक किस्त जमा करनी पड़ती है, उसमें पक्ष विपक्ष सबके होंगे। वो जो वो फ्लैट जो रहने लायक नहीं, 15,000 रुपये हफ्ता मेरे ख्याल किराया उसका, वो कहीं दिया हुआ है दिल्ली के अंदर। ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो मोदी जी ने कहा मैं अशोक गहलोत ज्यादा ईमानदार हूं। उन्होंने कहा अशोक गहलोत से ज्यादा ईमानदार हूं, ज्यादा ईमानदार हूं। इसका मतलब मुझे कहना पड़ा मैं आपसे बड़ा फकीर हूं। फकीर हूं, आप पता कर लीजिए, मैं उसका क्यों विश्लेषण करूं। वो प्रधानमंत्री है, मैं तो एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री तंग कर रहे हैं राज्यों को, वो उचित नहीं कहा जा सकता है। जो भ्रम फैला रहे हैं, वो ट्रेनों के नाम लिख रहे हैं, खुद जाते हैं शुभारंभ का अवसर पर, वहाँ रेल मंत्री हो चाहे नेशनल हाईवे का मंत्री हो, कोई मंत्री हो, सब पीछे हैं। उनका चेहरा दिखना चाहिए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। अच्छी बात है। प्रधानमंत्री के मान सम्मान गरिमा का सम्मान करना हमारा फर्ज है और हम करते हैं, हम करते हैं। पर मेरे ख्याल मुख्यमंत्री में जितना सम्मान मैंने किया होगा कोरोना के वक्त में भी, कोरोना के पहले या बाद में, शायद ही किसी ने किया होगा। वो खुद गवाह है, क्योंकि वो जो बैठते हैं
तो मुख्यमंत्री लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। वो मुझे कहते हैं मेरे मित्र अशोक गहलोत क्यों कहते हैं? वो क्यों कहते हैं राजस्थान में जो काम हो रहा कोरोना के अंदर, वो प्रेरणा लेनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को, वहां की सरकारों को क्यों कहते हैं वो? पर फिर भी जोधपुर के क्या कहते हैं, जानबूझ के इन्होंने मुझे डैमेज करने का प्रयास किया, असफल प्रयास किया कि मुख्यमंत्री आए नहीं। उनको मालूम है कि जब ये जाते हैं, दौसा में गए, बीकानेर में गए, जोधपुर में आए, तो नाम का प्रोग्राम होता है उद्घाटन का, इनका नाम का। खाली वहां 200-400 लोग बैठते हैं, फॉर्मेलिटी होती है उद्घाटन की। बाद में साइड में मीटिंग होती, पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होती, बीजेपी की बड़ी मीटिंग होती है। तो क्या मुख्यमंत्री 200 लोगों के लिए जाएगा वहां पर? जब जब उन्होंने कहा हमने वीसी से मैं जुड़ा हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़ा हूं, मेरा नाम काट दिया स्पीच के अंदर, मैंने ट्वीट किया, पीएमओ ने जवाब दिया वापस, मैंने वापस खंडन किया उसका, पर फिर भी मैंने अटेंड किया उस मीटिंग को। नाम काटने के बावजूद भी, या जब एक तरफा वीसी करते लोग, बुलवाते नहीं मुख्यमंत्री, तब भी मैं अटेंड करता हूं। हर वीसी को मैंने प्रधानमंत्री के प्रोग्राम की, जिसमें ताल्लुक होता राजस्थान की योजनाओं का, चाहे वो बुलवाए नहीं बुलवाए स्पीच के अंदर, पर नाम तो नहीं काटना चाहिए लिखने के बाद में, तब भी। और उसके अलावा जब भी मैं जुड़ा हूं, चाहे भले स्पीच का नाम नहीं था मेरा, तब भी मैं सम्मान देने के लिए, प्रधानमंत्री की गरिमा को कायम रखने के लिए मैं हर विषय में जुड़ता हूं। उनको क्या हक था जोधपुर कहने का यार मुख्यमंत्री आए नहीं है? इसका मतलब लोगों लगे कि भाई इतना बड़ा काम करने आए थे, या तो मुख्यमंत्री आना चाहिए था। कैसे आना चाहिए था? यहाँ पर राजस्थान बनने से प्रोग्राम हो रहे हैं, हम कहीं नहीं जा पाते हैं, जाना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, शेयर करना चाहते हैं। किया मैंने, दौसा में जब आए थे वो मामनी गए तो मैंने शेयर किया जयपुर जाकर। तो कहने का मतलब ये कि मुख्य वो जो प्रधानमंत्री जी बोल अपनी बात पटुता से जो मैसेज देते हैं पब्लिक को, वो अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए देते हैं। वहाँ वो राजनीति करते हैं, वो राजनीति करते हैं जो उनको साथ नहीं करनी चाहिए, उनको नहीं करनी चाहिए राजनीति। मुझे बात का दुख है कि मुख्यमंत्री आया नहीं। उनको विश्वास था कि नरेंद्र मोदी सब कर लेगा यहाँ पर, ये बोले मेरे ख्याल से, उनको विश्वास था। ये बाकी संडे कह करके वो जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब मणिपुर जल रहा आज भी, मुझे दुख इस बात का, दुनिया क्या सोच रही होगी। मणिपुर हमारा अभिन्न अंग है देश का, छोटा राज्य हो सकता है, पर हर राज्य की गरिमा होती है। जल रहा है, 100 से अधिक रेप हो चुके हैं, 2000 से अधिक FIR दर्ज हो गई है, गृह युद्ध चल रहा है वहां पर। प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं जाने के बाद एक दिन के लिए भी मैसेज आता है। अब राजस्थान में बार बार 10 बार तो आ चुके हैं। पंडित नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राज्यों में चुनाव में 1 या 2 मीटिंग करते थे वो। एक मीटिंग करनी बहुत बड़ी बात है प्राइम मिनिस्टर के लिए। पूरे प्रदेश की जनता में, गांव में, शहर में चर्चा होती है कि भाई पंडित नेहरू जी आए थे, ये कह के गए स्टेडियम के अंदर। इंदिरा जी आई थी, उन्होंने कहा, पूरा पोस्टमार्टम होता है, विचार बनते अपने क्या करना चाहिए आगे हमें। ये अप एंड डाउन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? और मणिपुर में घटना इतनी बड़ी हो गई है, गृह मंत्री को जाके आ गए वहां पर, और उसके बाद में आप जान नहीं रहे हो। पार्लियामेंट में आपने रिप्लाई में एक शब्द नहीं बोला मणिपुर के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस बायकॉट कर रही थी, इशू बना रही थी। आप उचित नहीं समझते जवाब देना, जब लोकतंत्र में हर चीज का जवाब देना चाहिए, नहीं दिया उन्होंने। तो किस बात का मुझे है जो मैं जिक्र करना चाहता हूं कि आपने सुना होगा, वो बोले हो जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो बोले कि मैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा शांति बना रखे, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के मुख्यमंत्री कहना चाहूंगा अविलंब कार्रवाई करे
वहाँ कोई तरह का दंगे नहीं, ऐसा कुछ बोले थे। उनको पूछो भाई, कहाँ मणिपुर, कहाँ राजस्थान, वहाँ भी हमने राजनीति करी, वहाँ भी राजनीति करी। तो कई बातें ऐसी है जो मैसेज देने के लिए की जाती है, जो ये कर रहे हैं। हकीकत दूसरी होती है। देखिए, हकीकत दूसरी होती है। मैं बड़ी मार्मिक बात कहना चाहता हूँ। बचपन से हम सुनते आए कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। बचपन से सुनता है, मैं भी सुनता आया हूँ जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ठीक है। और भूकंप आ गया था। भूकंप आ गए तो मैं, मेरे जो मोमेंटो मुझे देते हैं आप लोग, समाज देता है, मैं उनको ऑप्शन करता हूँ। कारगिल युद्ध से मैंने शुरू किया, सुनामी आई तब भी किया, गुजरात भूकंप आया तब भी किया। वो तो जोधपुर में किया था हम लोगों ने, राजकुमार भंडारी जो है हमारे प्रतिदिन अखबार के हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ये मैं करता हूँ। कश्मीर के लिए मैंने मोमेंटो मेरे ऑप्शन दिए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लिया के दिए मैंने 40 लाख रुपए, ठीक है। जो मैं कहना चाहता हूँ आपको वो ये है, उस वक्त मैंने आर्टिकल पढ़ा कश्मीर के लेखक थे या नेता थे, उन्होंने कहा भाई जब अभिन्न अंग है आपका ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तो यह भूकंप बहुत भयंकर आया हुआ है। गुजरात का भूकंप आया था तब तो हजारों हाथ खड़े हो गए देश के, और जम्मू कश्मीर आपका अभिन्न अंग है, यहाँ भूकंप आ गया तो एक हाथ नजर नहीं आता हमें देश का। एक शब्दों से सब कुछ कह दिया। कोई बात लागू होती मणिपुर के लिए, क्या मजाक लगा रखी इन्होंने। बर्बाद कर रहे देश को, बर्बाद कर रहे हैं। आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का पूरा दुरुपयोग करे, खाली उसे खुश हैं। चुनाव आते ही ईडी घुस जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा देश के हालात नाजुक हैं। प्रधानमंत्री जी धर्म के नाम पर राजनीति कर सकते हैं, कामयाब भी हुए हैं, पर मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि रास्ता उचित नहीं। सर, केंद्रीय रास्ता वही है जो गांधी जी ने बताया था, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अहिंसा का रास्ता है, वही रास्ता है। हर धर्म, हर जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब एक मिलके चले। उसी से आज हम यहाँ तक पहुंचे 70 साल के बाद। खालिस्तान नहीं बनने दिया। ये हिंदू की बात करते हैं। आज मुझे कहने लगे थोड़े दिन पहले पंजाब के लोग, सरदार लोग, अगर धर्म के नाम पर बात करते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू की बात करते हैं, तो हम लोग सिख हैं, हम फिर खालिस्तान की बात हमने हमारे लोगों ने मांग करे क्या गलत किया, वो ये आर्गुमेंट काम लेने लगे। वो एक खतरनाक बात है। केंद्रीय मंत्री जी सरदारपुरा से चुनाव लड़ने की नमस्कार। अब बताइए आप बताइए, हमारे ये डरपोक मंत्री को देखिए, अगर इसने गलती नहीं करी है और मेरा आरोप गलत है, अगर ये आरोपी है संजीवनी के अंदर, तो ये जमानत क्यों करवा रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर। और अब गए हैं कि एसओजी चालान पेश नहीं करे, उसमें रोक लगाओ। जब आप मानते हो मुजरिम नहीं हूं, मैंने गलती नहीं करी है, तो केंद्रीय मंत्री इतना डरपोक क्यों है। मैं फिर कहना चाहूंगा, उनके पास इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, केंद्रीय मंत्री है, फिर तो राज्य मंत्री बना था। मैंने चार्ज मेरे पास हो, पर कैबिनेट मंत्री होता है। इतना बड़ा पद, इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो, क्या लाभ मिला राजस्थान वासियों को। ईआरसीपी तक नहीं कर पाए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पाए। आज मैंने कहा है कल जयपुर के अंदर, हमारे पश्चिमी राजस्थान के लोग भी ईआरसीपी को लेके इश्यू बना रहे हैं। हम जानते हैं कि पहले कोई जमाने में अकाल सूखे पड़ते थे, हम बर्बाद होते थे। हमारे लोग गांव के पीने के पानी, चारे के प्रबंधन, रोजगार, इसी में भुगते थे। मैं तो 20 साल घुमाऊं गलियों के अंदर, गाँव के अंदर, मेरे क्षेत्र के अंदर एज एमपी। आप बताइए मुझे, इंदिरा गांधी के नाम आ गई, आजादी के बाद काम शुरू हो गया। जोधपुर खाली करने नौबत आती थी, इमरजेंसी योजना हमने बनवाई, ट्रेन से पानी आता था यहाँ पर। आज बता दीजिए आप,
जोधपुर तो सुखी है ही है, राजस्थान के अंदर 2-4 शहरों में होगा जोधपुर। पर आज पानी की बात हो, शानदार सिंचाई हो रही है पूरे इलाकों के अंदर, किसानों का कायाकल्प हो गया है। क्या वो उम्मीद नहीं करते हमारे ईस्टर्न राजस्थान के लोग, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उस योजना को आप आगे नहीं बढ़ाने दे रहे हो, और बल्कि हमारे ऊपर दबाव है कि बंद कर दो उसको। मध्य प्रदेश को भड़का के भेज दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे खिलाफ। इस योजना को बंद करवा दो, काम चला उस काम को रोक दो। अब चुनाव आ गए हैं तो उनका सुप्रीम कोर्ट का वकील गया अभी परसों 4-5 दिन पहले और पेशी आगे ले लिए। अब वो कहेंगे कि काम रुकवाने के लिए हम अपील कर रहे हैं, ये सुनवाई हो रही है कि नुकसान नहीं हो जाए राजस्थान के अंदर बीजेपी को, वहाँ भी उनका स्वार्थ है। तो मैं कहना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर के मुंह से कोई बात निकल जाए, उसके बाद में आप घोषित नहीं करो। क्या वो उम्मीद नहीं करते भी हमारा सिंचाई होगी, हमारे बांध भरे जाएंगे। तिरपन बांध मैंने भी घोषित कर दिया वहाँ पर भरने के लिए, लोग खुश होने हुए। खड़गे साहब आए थे, प्रियंका जी आई थी, हम इशू बना रहे हैं ERCP। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा लास्ट में आपको कि जोधपुर में मुझे यकीन है, जोधपुर का एक आपका सेवक, प्रथम सेवक जो सेवा करता आ रहा है, वो मतलब आह्वान करेगा कि इस बार पश्चिमी राजस्थान से भी, मारवाड़ से भी और जोधपुर से भी हम कामयाब होकर जाएं, सरकार पुनः रिपीट हो। और जो अभी हमने किए काम, अब हम जल्दी आपको गारंटी देने जा रहे हैं। अभी तो काम किए हम लोगों ने, जो हमने वादे के निभाए हैं, अब हम कहेंगे आपको गारंटी देंगे, आपको गारंटी देंगे, सरकार हमारी बनेगी, ये आपके लिए गारंटी लागू होगी। मोदी जी भी गारंटी, जल्दी हम लोग गारंटी लागू करने वाले हैं। मोदी जी नकल कर रहे हैं हमारी। कर्नाटक में गारंटी दी गई हमारी पार्टी द्वारा, मध्य प्रदेश में दी जा रही है, राजस्थान हम लोग देते जा रहे हैं। तो मोदी जी भी गारंटी पे व्याख्यान देने लगे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। छोड़ दो, छोड़ रहे थे, जहां वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, जहां पर उन्होंने तमाम चीजें मणिपुर से लेकर यहां तक बोल दिया कि अगर मुख्यमंत्री की तारीफ कोई बीजेपी का नेता करता है तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कैलाश मेघवाल और साथ ही वसुंधरा राजे का नाम भी लिया। ERCP पर वो हमला हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो हमला हुए, मणिपुर की हिंसा को लेकर भी बोला, गुजरात मॉडल पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। बता दें कि सरदारपुरा सीट से इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी मैदान में हैं। शाम 4 बजे से 6 बजे तक जनसंपर्क कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सर्किट हाउस में आज रात्रि विश्राम करेंगे। जोधपुर से सीधे आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि कांग्रेस की दूसरी सूची में सीकर जिले से 2 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। नीम का थाना से सुरेश मोदी और फतेहपुर से हाकम अली को फिर से टिकट दिया गया है। दोनों ही प्रत्याशी मौजूदा विधायक हैं। टिकट मिलने के बाद न्यूज 18 राजस्थान ने विधायक हाकम अली से खास बातचीत की है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची में सीकर जिले से 2 टिकट दिए हैं। नीमका थाना से सुरेश मोदी और फतेहपुर से हाकम अली खान। हमारे साथ हाकम अली खान है जो मौजूदा विधायक हैं। जानेंगे कि क्या समीकरण इस बार चुनाव में बनेंगे। हाकम अली जी, टिकट आपको मिला है, कितने आश्वस्त हैं इस चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ 18 राजस्थान का कि आपने मीडिया के थ्रू मेरा मैसेज पहुँचाने का काम किया। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का और सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का और हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कि उन्होंने मुझे दोबारा प्रत्याशी बनाया। और प्रत्याशी बनाने के बाद चुनौती, इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी पूरी बिखरी हुई है पूरे राजस्थान में और बीजेपी बिखराव का ही नतीजा है कि फतेहपुर में भी टिकट मांगने वाले सारे प्रत्याशी बन गए और 100% फतेहपुर से कांग्रेस जीतेगी, राजस्थान में सत्ता कांग्रेस की बनेगी। आपके सामने पार्टी ने नया चेहरा उतारा है, पहली बार टिकट दिया है, लेकिन बगावत भी उधर ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या लगता है पिछली बार जिस तरह से धर्म और जाति के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण किया गया, इस बार होगा? बिल्कुल भी नहीं हुआ। पिछली बार प्रयास पूरे किए गए थे ध्रुवीकरण करने का, लेकिन फतेहपुर की जनता
तो एक बार फिर से आपको जोधपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जनसंपर्क कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम उन जनता का भी स्वागत कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं। जब उनको माला पहनाया जा रहा है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वही माला उस सामने जो जनता मौजूद है उनको भी पहना रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर, और ये तस्वीरें ही ये दिखाती है कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री जब इस तरह से लोगों से मिलते हैं तो वो भावनात्मक रूप से सामने आती है। तो यही एक मुख्यमंत्री जब जनता से मुखातिब होते हैं, मिलते हैं, तो ये जो अपनत्व की भावना है, जो एकदम जमीनी हकीकत पे जाके लोगों से मिलना, बिल्कुल भी ये ना महसूस होने देना कि वो मुख्यमंत्री है, उनका कोई स्वागत नहीं कर सकता है। जिस तरह आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तस्वीरों में, पहली तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग नजारा है, जहां पर लोग उनसे, हर कोई ये चाहता है कि मुख्यमंत्री से हाथ मिला ले। और ये सबसे पहले जोधपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पगड़ी पहनाते हुए एक शख्स ने उनका स्वागत किया। कोई फूल पहना रहा है, कोई माला पहना रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, कोई झंडे उनको शॉल पहनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चाहता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोई सौगात अपनी तरफ से वो भेंट करे। तो कोई हाथ जोड़कर उनके सामने उनको नतमस्तक करते हुए उनके स्वागत कर रहा है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक का असर क्या हुआ है। कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ, कि जहां पर उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मंत्री रामलाल जाट ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। मांडल विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। यहां से रामलाल जाट 4 बार के एमएलए हैं, एक बार फिर से कांग्रेस की टिकट पर आप भाग्य आजमाएंगे। आइए जानते हैं कि रामलाल जाट आखिर क्या कहते हैं अपनी उम्मीदवारी पर। कैसा लग रहा है, पार्टी ने टिकट दे दिया है? सबसे पहले मेरे पार्टी के नेतृत्व आलाकमान आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी को धन्यवाद दूंगा। शीर्ष नेतृत्व ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी रंधावा जी की बात पर मोहर लगाई, और मैं उससे ज्यादा धन्यवाद दूंगा मांडल विधानसभा की जनता को, मेरे कार्यकर्ताओं को, कि उन्होंने हमेशा मुझे जब भी चुनाव मांडल से लड़ा जीत दिलाई, और मैंने उनकी बातों पे खरे उतरते हुए जितनी भी मांग थी, डिमांड्स थी, चाहे व्यक्तिगत चाहे सार्वजनिक, हर वो काम करवाया जो मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे लिख के दिया या मौखिक कहा। और मैं उनको भरोसा दिलाता हूं वापिस कि जो मेरे काम हुए उन कामों को वो जनता को याद दिलाए, और नए काम उनकी डिमांड के आधार पर जो और बाकी है उनको मैं आने वाले समय में पूरा करूंगा। भाईचारा कायम रखूंगा, ऐसी अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा मेरे एरिया के लोगों को मिले कि राजस्थान में नंबर 1 मांडल विधानसभा रहे। आप पुराने चेहरे हैं और बीजेपी ने नए चेहरे पर दाव लगाया है। आपके सामने उदयलाल बढ़ाना मैदान में है, किस तरह से आंकते हैं आप अपने प्रतिद्वंदी को? देखो, सामने विपक्ष हमेशा एक चैलेंज के रूप में आता है। ये राजनीतिक झगड़े होते हैं, कोई व्यक्तिगत झगड़े होते नहीं है। विपक्ष हमेशा सामने पहले भी रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यही तो किया कि जनता को ही तो माई बाप बनाया इस वोट में, तो वो माई बाप फैसला करेंगे। हम सामने जो चुनाव लड़ रहा है उस आदमी को जनता भी जानती है, मुझे भी जानती है। वो पहले निर्दलीय भी लड़ चुके हैं, पहले भी वो वहां कार्यक्षेत्र में काम करते रहते, घूमते रहते हैं, तो उनके कामकाज क्रियाकलाप को आम जनता जानती है। मेरे कामकाज क्रियाकलाप रहन सहन को जनता जानती है। एंटी इनकम्बेंसी क्या डराएगी नहीं आप लोगों को? क्योंकि सत्ता विरोधी लहर चलती है, यहाँ सरकारें रिपीट नहीं होती है, तो एक ये खतरा आपको परेशान नहीं करेगा चुनाव में? देखो, एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट की भी होती है, पार्टी की भी। जो आदमी जिसमें रहता है, पार्टी के विचारों को अगर वोट देने लग जाए, अगर घोषणा पत्र को वोट देने लग जाए, अगर विकास को वोट देने लग जाए, तो 1% भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इस बार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पर इस राजस्थान में वो काम किए हैं जहां 1% भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 200 की 200 सीट
जीतकर हम आने की पोजीशन में हैं। ये थे रामलाल जाट, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी बन चुके हैं। एक बार फिर से मांडल विधानसभा सीट से इनके सामने नया चेहरा है। देखना जनता नए पर दाव लगाएगी या फिर पुराना चेहरा ही रिपीट करेगी। और इनका दावा है कि उन्हें 100% मांडल की जनता पर भरोसा है कि उन्हें फिर से चुनाव जिता देगी। देखना चुनाव में क्या होता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस ने रविवार को 43 नामों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। कांग्रेस अब तक 76 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इनमें एक नाम मुरारी लाल मीणा का भी शामिल है। टिकट की आधिकारिक घोषणा के बाद मुरारी लाल मीणा सुबह सुबह देव दर्शन यात्रा के लिए निकले और इस दौरान अलग अलग मंदिरों में उन्होंने मत्था टेका। वहीं मंत्री मुरारी लाल मीणा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि पार्टी आला कमान ने उन पर विश्वास जताया है तो वो पार्टी की उम्मीद पर खरा उतरेंगे और दौसा में कांग्रेस के ऐतिहासिक जीत होगी। तब तीसरी बार आपको प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी बना रही है, तो किस तरह की एक उम्मीद पार्टी की है और किस तरह खरे उतरोगे? देखो, अपन देख रहे हैं कि जिस तरह का जोश जनता के अंदर देखने को मिल रहा है, ये निश्चित है कि दौसा की जो विधानसभा की सीट है, हमने काम करे 5 साल तक जनता की सेवा करी है, विकास के काम जबरदस्त हुए हैं। हो सकता है कुछ छोटे मोटे काम रह गए होंगे, उन कामों को आने वाले टाइम पूरा करेंगे। और सबसे बड़ा जो हमारा मूल उद्देश्य है ये है कि दौसा एक ऐसा जिला है जिसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। साल 6 महीने में पानी आ जाएगा। और इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे पिछले बजट में घोषित हो गया था। मेरी ये भावना है, और जिस तरह से देश के अंदर बेरोजगारी है तो हमारे यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इस बार हमारी प्रायोरिटी रहेगी 2-3, अब पानी सब प्रत्येक घर में पहुंचे, दूसरा हमारा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो, और तीसरा हमारे दौसा के अंदर शहर में सीवर लाइन का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो। मैं समझता हूँ ये 3 प्रोजेक्ट होते ही हमारा दौसा एकदम संपन्न हो जाएगा। पिछली बार चुनाव जीतने के बाद आपने कहा था यदि पानी नहीं लाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल, मैंने आपको पता है इतनी बड़ी घोषणा करी थी। अब पानी का दौसा के अंदर इसरदा का प्रोजेक्ट नहीं स्वीकृत हुआ, पानी नहीं आया तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और आज हमें खुशी इस बात की है कि उसका 80% काम पूरा हो गया। आपने देखा होगा, 4 तो बड़े बड़े पाइप हैं, काम तेजी से चल रहा है, शहर में काम तेजी से चल रहा है। और अब तो पानी भी आ जाती थी, कोरोना काल नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि अगले 8-7 महीने में पानी आ जाएगा। और जैसे पानी आ जाएगा हम यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर काम करेंगे। सर, एक और बात चल रही है पूरे राजस्थान में कि अशोक गहलोत के खिलाफ तो कोई ज्यादा लहर नहीं है, लेकिन विधायक हैं उनके खिलाफ काफी लहर है। तो क्या राजस्थान का चुनाव प्रभावित होगा? देखो, मेरे को तो और जगह का पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ तो हमारे पक्ष में लहर आप देख रहे हो। यहाँ तो तो एक तरफ तो पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद विरोध का लहर का सामना न करना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर रहे वाल्मीकि समाज में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। जयपुर नगर निगम के संयुक्त वाल्मीकि और सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने वाल्मीकि समाज के युवाओं के साथ छलावा किया है। आपको बता दें कि 24,956 पदों पर होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती पर आचार संहिता के चलते रोक लगा दी गई थी। ऐसे में अब ये भर्ती नई सरकार में ही हो पाएगी, क्योंकि बोला गया था कि भर्ती हो जाएगी, लेकिन आचार संहिता अचानक से लग गई 9 तारीख को और उसके बाद से भर्ती रुक गई। अब ये बताया जा रहा है कि ये सब कुछ केवल गुमराह करने के लिए किया गया था। से 2018 में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध समस्त वाल्मीकि समाज ने वोट देकर कांग्रेस को स्थापित किया। उसी तरीके से जो कांग्रेस ने हमारे साथ छलावा किया, जो हमारे साथ धोखा किया, जो हमारे साथ कुटाराघात किया है, कांग्रेस को भी सबक सिखाने के लिए हम अतिशीघ्र संपूर्ण राजस्थान में एक मीटिंग का आयोजन करने के लिए जा रहे हैं। इसमें जिस तरीके से कांग्रेस ने हमारे साथ छल किया, कपट किया है, कांग्रेस को भी हम बताएंगे कि किस तरीके से वाल्मीकि के साथ छल किया जाता है। अगर जिस तरीके से आप लोगों ने छल किया, उसी तरीके से वाल्मीकि समाज भी जो 2023 में कांग्रेस के साथ छल कर कांग्रेस को इस जो राज्य में स्थापित किया, उसको राज्य को पुनः उठाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता रोशन जुड़े हुए हैं। रोशन, 24,956 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन आचार संहिता के लगते भर्ती नहीं हो पाई। अब वाल्मीकि समाज भर्ती ना होने पर नाराज है। किस तरीके का इफेक्ट दिख सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, ये राजस्थान में जो सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर चुनाव आयोग के चलते हुए आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, इसके चलते हुए
स्वायत्त शासन विभाग ने इस भर्ती के ऊपर रोक लगा दी है। ऐसे में वाल्मीकि समाज का आरोप है कि उनके साथ छलावा किया गया। एक तरीके का सरकार ने, जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने पिछले 5 सालों तक वाल्मीकि समाज को आश्वस्त रखा और उसके बावजूद ये जो भर्ती प्रक्रिया जिस तरीके से आचार संहिता के अंदर अटक गई है, उसको लेकर उनका कहना है कि बेवजह देरी की गई है, जिसका परिणाम यह है कि एक भी जो बेरोजगार जो व्यक्ति है उसका चयन नहीं हो पाया। जो प्रक्रिया इतनी लंबी हो गई है, इसके चलते हुए वाल्मीकि समाज में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार के प्रति आक्रोश है। आप देखिए तस्वीरों के अंदर जो संयुक्त वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष है नंद किशोर डंडोरिया, उन्होंने खुद ये बयान देकर ये कहा है कि चुनावों में इस तरीके की ये जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वो अपनी बात रखेंगे। वाल्मीकि जो समाज है उनके बीच में जाकर इस तरीके का निर्णय लिया जाएगा कि आखिर क्या कुछ निर्णय रहने वाला है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनावों से एन वक्त पहले इस तरीके का बयान एक कह सकते हैं कि सरकार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सिरदर्दी है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो वाल्मीकि समाज की जो भर्ती के अंदर देरी हुई है, इसका इम्पैक्ट आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर भी देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो वाल्मीकि समाज के साथ छल करने का आरोप लगाया गया है नंद किशोर के द्वारा। उन्होंने कहा कि 24,956 पदों पर होने वाली थी भर्ती, लेकिन आचार संहिता के चलते भर्ती नहीं हो पाई। अब इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा जब 25 तारीख को चुनाव होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आज नवरात्रि की नवमी है। नवरात्र के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का मां सिद्धिदात्री की पूजा और आराधना भक्त पूरे विधि विधान के साथ कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की 9वीं तिथि पर मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से धन, बल, यश के साथ साथ सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस खास दिन देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दनी रूप की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ने महानवमी के दिन राक्षस महिषासुर का वध किया था। तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। 2 तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मां अम्बे की आरती करते हुए भक्त उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, दूसरी तरफ मां के भजन और कीर्तन गाते हुए मां को प्रसन्न करते हुए। महिषासुर माता को इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने महिषासुर राक्षस दानव का वध किया था, इसलिए उनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। देश भर में नवमी की लगातार धूम है क्योंकि 9 दिन की ये नवरात्रि घरों घरों में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आई है। नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा और आराधना की जाती है, जिसमें भक्त पूरे विधि विधान के साथ अब इसको कर रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही मंदिरों और घरों में कन्या खिलाते हुए नजर आते हैं और देव स्थान मंत्री शकुंतला रावत ने भी अपने आवास पर पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया। पहली तस्वीर मंत्री शकुंतला रावत, जो इस बार इनको कांग्रेस ने इनके ऊपर भरोसा जताते हुए फिर से टिकट दिया है। और पहली तस्वीर मंत्री शकुंतला रावत के घर की, जहां वो कंजिका को खाना खिलाते हुए, प्रसाद खिलाते हुए नजर आ रही है, खुद नीचे बैठ के। अलग ही महत्व है कि माता रानी प्रसन्न होती है और ये सारे साक्षात देवी के रूप में कन्याएं विराजमान। मेरी तरफ से पूरे प्रदेश को, देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर प्रदेश में सुख और समृद्धि लाए। और इस बीच भिलवाड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नाकेबंदी के दौरान बीजेपी प्रत्याशियों का हंगामा देखने को मिला है। करीब 40 मिनट तक यह हंगामा चला और उसके बाद कोटली थाना पुलिस के साथ बहस भी हुई हंगामेदारों की। भाजपा से जहाजपुर के प्रत्याशी हैं गोपीचंद मीणा, उनकी नोकझोंक वाहनों की चेकिंग के दौरान हुई है। उसके दौरान बता दें कि प्रत्याशी के काफिले को पुलिस ने रोक भी लिया। वाहन चेक करने पर मीणा पुलिस अधिकारियों पर गुस्सा हुए, उनसे बहसबाजी करने लगे। विधायक गोपीचंद मीणा ने सड़क पर बैठकर इसका विरोध प्रदर्शन भी जताया। साथ ही बताते चले कि थाना प्रभारी लक्ष्मी की समझाइश पर विधायक मान भी गए। बीजेपी प्रत्याशी गोपीचंद मीणा की पुलिस से नोकझोंक की ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं।
पुलिस ने काफिले को रोका, उसके बाद वो पुलिस से ही भिड़ गए। हालांकि समझाइश के बाद वो शांत हुए, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में अहम हो जाती हैं। नाकेबंदी के दौरान वहां से काफिला गुजर रहा था, पुलिस ने इसलिए रोका। इस खबर पर हमारे संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, नाकेबंदी के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के वाहन को रोका गया, इसके बाद नोकझोंक की भी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। क्या कुछ मामला है? जी, कहने के जो विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। आचार संहिता की पालना के लिए लगातार दोनों जुटे हुए हैं। नाकेबंदी भी उसका एक पार्ट है। नाकेबंदी इसलिए की जाती है कि कोई ना कोई कहीं गाड़ी में कोई ऐसे गौरव चीजें या गलत चीजें लेके मूवमेंट ना हो रहा हो, उन्हें रोकने के लिए कहीं ना कहीं नाकेबंदी की गई है पूरे जिले में। वहीं कोठड़ी क्षेत्र में भी नाकेबंदी की गई थी और जो भाजपा प्रत्याशी है गोपीचंद मीणा, जब इनकी गाड़ी को रोका गया, उसकी तलाशी ली गई तो ये नाराज हो गए, एक तरीके से भड़क गए। वहां पे इनका विवाद हो गया पुलिस से और लगातार बहस हुई और 40 से 50 मिनट तो वो बहस चली। पुलिस लगातार समझाइश करती रही कि ये एक रूटीन है, आचार संहिता को लेके हुए नाकेबंदी की गई है ताकि कोई इधर से उधर कोई गलत वस्तु इधर से उधर ना हो जाए, कोई कैश इधर से उधर ना हो जाए। पर गोपीचंद मीणा नहीं माने, उन्होंने एक आरोप लगाया पुलिस पे कि ये मेरे साथ जानबूझ के किया जा रहा है और वहीं पुलिस उनसे समझाइश करती रही। सोचने का विषय यह है कि जब पुलिस और प्रशासन आचार संहिता को सख्ती से लागू कर रहा है, आम आदमी से लेके हर व्यक्ति की नाकेबंदी के दौरान चेकिंग हो रही है। अब कोई ये प्रत्याशी है ना, अभी कोई विधायक प्रत्याशी बने हैं, अब मंत्री हो या आम आदमी, उनकी लगातार इस प्रकार से चेकिंग होती आ रही है। पर इस प्रकार से भाजपा के प्रत्याशी का जानकारी देने के लिए इस खबर पर तो भीलवाड़ा से बड़ी खबर बता रहे थे, जहां नाकेबंदी के दौरान बीजेपी प्रत्याशी को रोका गया, लेकिन वो पुलिस से ही भिड़ गया। अब पुलिस अपना काम कर रही है तो बीजेपी प्रत्याशी को भी सोचना चाहिए कि पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, हमें अपनी ड्यूटी निभानी है। हालांकि समझाइश के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर भीलवाड़ा से थी। और अब दौसा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बड़का पाड़ा इंटरचेंज पर कार से कैश बरामद हुआ और ये कैश बरामद कुछ नहीं तो बल्कि 7,53,500 रुपए बताए जा रहे हैं। यूपी नंबर की कार थी ये, जहां पर 5,53,500 रुपए कैश बरामद किए गए। कार सवार ये पाए गए कैश पर संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहे थे जब पुलिस उनसे पूछ रही थी। ये तस्वीरें भी सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर 7 लाख से ऊपर कैश बरामद किए गए हैं, यूपी कार की बताई जाती। जब पुलिस उनसे सवाल कर रही थी तो संतोषप्रद जवाब उस तरफ से नहीं दिया गया। लालसोट थाना पुलिस ने कैश को जब्त किया है। तो पुलिस लगातार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक्टिव नजर आ रही है। हर जगह पर देखिए तो पुलिस मुस्तैद है। दौसा से यह बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे बड़का पाड़ा इंटरचेंज पर कार से कैश बरामद हुई है। लालसोट पुलिस ने इस दौरान कैश बरामद किया। यूपी नंबर की ये कार बताई जा रही है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता आशीष जुड़े हुए। आशीष, एक और चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने कैश बरामद किया है। यूपी की ये पूरी कार थी, और क्या जानकारी? बिल्कुल, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एक बड़ा मार्ग बन चुका है और भारी मात्रा में कैश यूपी, हरियाणा और दिल्ली से राजस्थान की तरफ आ रहा है। आज एक बार फिर बड़कापाड़ा इंटरचेंज, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लास्ट स्टॉपेज है दौसा में, वहां से ये गाड़ी उतरी थी और राजस्थान के किसी अन्य जिलों में जाना चाह रही थी। उसी दौरान पुलिस ने जब उसकी जांच पड़ताल की तो उसके अंदर 2 युवक बैठे हुए थे। जब उनसे पूछताछ की तो वो जवाब नहीं दे पाए। इस गाड़ी में 7,53,500 रुपए बरामद हुए हैं। कल भी रविवार को भी दौसा में अलग अलग जगहों पर 4 जगहों पर कार्रवाई हुई थी, जिसमें करीब 34.5 लाख रुपए बरामद हुए थे। रात के समय एक बस से चांदी बरामद हुई है, करीब 1.25 करोड़ रुपए की चांदी बरामद हुई है। 173 किलो चांदी बरामद हुई है। और एक बार फिर अब ये बड़कापाड़ा इंटरचेंज पर कार्रवाई हुई है, जिसमें 7,53,500 रुपए मिले हैं। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़कापाड़ा इंटरचेंज पर कार से कैश बरामद हुई है। ये कैश कुछ नहीं तो 7 लाख से ऊपर बताई जा रही है। यूपी नंबर की ये कार थी। जब पुलिस ने जवाब करने की कोशिश की तो उसके बाद संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। सवाल करने की कोशिश की तो जवाब उधर से नहीं आया। पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। फिलहाल इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना।